नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी क्राइम घटना के बारे में जानने वाले हैं जिसके गुत्थी को सुलझाना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। कुछ चीज़ें पारिवारिक झगड़े से अधिक दिलचस्प होती हैं, खासकर जब हत्या एक साजिश के तहत की गई हो। क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से मशहूर अगाथा क्रिस्टी इसे बेहतर समझती थीं और उनका पहला उपन्यास द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स पाठक को पारिवारिक कलह की वजह से हुई हत्या की एक दिलचस्प कहानी से परिचित कराता है। साल 1920 में छपा यह उपन्यास एक अमीर महिला एमिली इंग्लेथॉर्प की हत्या पर केंद्रित है, जिनका दूसरा पति उनसे 20 साल छोटा है और एमिली का पूरा खानदान, दोस्त और करीबी एवलिन हॉवर्ड को पति पर शक है। किताब क्रिस्टी के सबसे चिर परिचित किरदारों में से एक विचित्र जासूस हरकिली पोयरोट से मिलवाती है और उनकी बाद की किताबों की तरह ही इसमें भी कई संदिग्ध हैं, चौंकाने वाली घटनाएं हैं, आंखों के सामने ही छिपे सुराग हैं और अंत में बड़ा खुलासा है जहां अपराधी से पर्दा उठता है। लेकिन उपन्यास का अनोखापन यह है कि आमतौर पर इसे एक वास्तविक हत्या से प्रेरित माना जाता है जो उत्तर भारत के हिल स्टेशन मसूरी में एक शताब्दी पहले हुआ था। सितंबर 1911 में 49 साल की फ्रांसिस गार्नेट ओर्म मसूरी के सेवॉय होटल के एक कमरे में मृत पाई गईं। ये होटल एक आयरिश बैरिस्टर ने बनवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि फ्रांसिस को साइनाइड मिला जहर प्रूसिक एसिड दिया गया था। 36 साल की उनकी दोस्त एवा माउंट स्टीफेंस पर हत्या का आरोप लगा। मशहूर मसूरी मर्डर ट्रायल, जिन खास हालात में ये मर्डर हुआ था, इसकी वजह से उस समय ये पूरी दुनिया में सुर्खी बना, जैसा कि 1912 में एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया था। एक ब्रिटिश अखबार ने इस मुकदमे की हरजिरा को विस्तार से प्रकाशित किया और मसूरी मर्डर ट्रायल, होटल मिस्ट्री और क्रिस्टल गेजिंग ट्रायल जैसे शीर्षक दिए। मसूरी में ही रहने वाले और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर काफ़ी कुछ लिखने वाले भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपने एक लेख में इस मर्डर और क्रिस्टी की पहली किताब के बीच संबंध पर लिखा। वो कहते हैं कि क्रिस्टी ने अपराध की परिस्थिति का इस्तेमाल किया क्योंकि उस समय ये बहुत चर्चित मामला हो गया था। रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांसिस गार्नेट ओर्म भारत में एक दशक से भी लंबे समय से रह रही थीं और स्टीफेंस से उनकी मुलाकात और दोस्ती हो गई, जो कि आध्यात्मिक थीं और लखनऊ की रहने वाली थीं। उस समय छपी खबरों के अनुसार ओर्म अकेली महिला थीं और स्टीफेंस से उन्होंने भविष्यवाणी और अन्य तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखी थीं। वे दोनों सेवॉय होटल में कुछ दिन तक साथ ठहरे थे। स्टीफेंस का दावा था कि उन्होंने ओर्म के खराब स्वास्थ्य के चलते उनकी देखभाल की, लेकिन अभियोजन पक्ष ने स्टीफेंस पर आरोप लगाया कि उन्होंने ओर्म को जहर दिया ताकि उनकी वसीयत से फायदा उठा सके, क्योंकि उसमें स्टीफेंस को अच्छा खासा धन, 3 नेकलेस और अन्य ज्वेलरी दिए जाने की बात लिखी गई थी। जबकि दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने दावा किया कि ओर्म ने आत्महत्या की क्योंकि वो बहुत सदमे में थीं। बचाव पक्ष का तर्क था कि जिस आदमी से शादी करने वो भारत आई थी, उसकी मृत्यु हो गई और वो अपनी खराब सेहत से भी बहुत परेशान थीं। गुत्थी जो सुलझी नहीं। अपने उतार चढ़ाव की वजह से इस मामले ने पुलिस समेत कई लोगों को भ्रमित कर दिया। जैसे 1. जांच से पता चला कि ओर्म के मरने के पहले स्टीफेंस ने लखनऊ छोड़ दिया था। दूसरे, जिस कमरे से ओर्म का शव मिला वो अंदर से बंद था। पुलिस को ओर्म के कमरे से नींद की दवा वाली 2 शीशियां और आर्सेनिक और प्रूसिक एसिड के 2 लेबल के अलावा कोई दवा नहीं मिली। 1900 की शुरुआत में खरीदारों को केमिस्ट से दवा लेते वक्त हस्ताक्षर करने होते थे, लेकिन अभियोजन ने ध्यान दिलाया कि प्रूसिक एसिड के लिए किया गया हस्ताक्षर ओर्म की चिट्ठियों वाले हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता। अभियोजन ने यह भी कहा कि स्टीफेंस ने अपनी एक दोस्त से बातचीत में 6 महीने पहले ही ओर्म की मौत का अनुमान लगाया था और एक फिजिशियन से शादी करने और अपनी सारी दौलत उसके हवाले करने की ओर्म की मंशा पर नाराजगी जताई थी। लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि स्टीफेंस ओर्म की बहुत करीबी दोस्त थीं और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने जहर खरीदा या अपनी दोस्त को जहर दिया। स्टीफेंस को अंत में बरी कर दिया गया। जज ने अपने फैसले में टिप्पणी की, मिस ओर्म की मौत का असली कारण शायद अब कभी नहीं पता चल पाएगा। क्रिस्टी की किताब में ये सारी घटनाएं मिलती जुलती हैं। एमिली की भी मौत जहर से हुई और ओर्म की तरह ही उनका शव एक ऐसे कमरे से पाया गया जो अंदर से बंद था। अंत में पता चलता है कि यह उनकी दोस्त थी जिसने जहर दिया था। उसने जाली हस्ताक्षर करके जहर खरीदा और अपनी दोस्त को मारने के पीछे पैसा पाने का मकसद था। इस घटना के बारे में लिखी गई किताब में हूबहू परिस्थितियां देखने को मिलती है। दशकों बाद आज भी इन मामलों के बीच समानता प्रशंसकों को रोमांचित कर देती है। 2022 में इंटरनेशनल अगाथा क्रिस्टी फेस्टिवल में भारतीय क्राइम राइटर मंजरी प्रभु ने क्रिस्टी के पहले उपन्यास और मसूरी मर्डर के बारे में दिलचस्प संबंध पर बात रखी थी। लेकिन अकेली क्रिस्टी ही नहीं थी जो भारत में जहर से होने वाली मौतों से प्रेरित हुई। सेसिल वाल्ज ने एक अपराध का कहानी लिखी जो आगरा में हुई। तब ये ब्रिटिश शासित भारत में ये शहर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध के अंतर्गत आता था। द आगरा डबल मर्डर अ क्राइम ऑफ पैशन फ्रॉम द राज में वो लिखते हैं कि मेरठ में रहने वाली अंग्रेज महिला ऑगस्टा फुलेम और एंग्लो इंडियन व्यक्ति डॉक्टर क्लार्क ने कैसे अपने अपने पार्टनर को जहर देने की योजना बनाई ताकि वे दोनों एक साथ रह सकें। अमेरिका और यूरोप की तरह ही 19वीं सदी में भारत में जहर देकर हत्या करने के मामले आम थे। आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थों की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं था।
अपनी किताब टॉक्सिक हिस्ट्रीज ऑफ पॉइजन एंड पॉल्यूशन इन मॉडर्न इंडिया में डेविड अर्नाल्ड लिखते हैं कि कैसे आर्सेनिक जहर की वजह से ही 1904 में इंडियन पॉइजन एक्ट बनाया गया और इसकी खरीद और इस्तेमाल को नियंत्रित किया गया। वो लिखते हैं, 10 साल बाद जब इस कानून की समीक्षा की गई तो यूनाइटेड प्रोविंस सरकार ने हाल के सालों में जहर देकर हत्या के 2 कुख्यात मामलों का जिक्र किया। उनमें ओम और फुलेम क्लार्क का केस था। सच घटनाओं पर आधारित अपराध का कहानियां एक दिलचस्प शैली रही है और फिल्मों, पॉडकास्ट और वेब सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। लेकिन क्रिस्टी के प्रशंसकों के लिए मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स हमेशा ही उनके दिल के करीब बनी रहेगी।